हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका क्षितिज बैच में आईआईटी जैम 2023 में। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और टॉपिक जो रहेगा आज के पीवाईक्यू की, जो हम जिस यूनिट से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है एनिमल बायोलॉजी। और इस यूनिट से क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं मैक्सिमम। ये मान के चलो कि एक या दो क्वेश्चन हर साल यहां से आए हैं इस यूनिट के अलावा। जैसे अगर इसकी मैं बात करूं, एनिमल बायोलॉजी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे जो भी एनिमल फिजियोलॉजी और अनाटमी का पार्ट है, उसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी से एवरी टाइम एक या दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एवरी टाइम क्वेश्चंस यहां से आए हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये यूनिट जो आपकी है वो काफी वेटेज रखती है इस एग्जाम के अंदर। इम्यूनोलॉजी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और बचे हुए पार्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। यहां से 1+1 भी हो सकता है और यहां भी 1+1 भी हो सकता है। चांसेस दोनों है, चांसेस दोनों है। तो पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे और हमें थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा कि लास्ट ईयर्स जो हैं पिछले 10 साल से किस तरह के क्वेश्चंस इस यूनिट से आए हैं और क्या उस बेसिस पे हमें इस यूनिट को छोड़ना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस यूनिट के साथ क्या करना चाहिए। यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वास्ट भी है, बड़ी भी है ये। आई थिंक सबसे बड़ी यूनिट यही है। लेकिन इसके जब आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली आप यहां से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और डेफिनेटली आप करके भी आओगे एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है इस यूनिट से जो भी पूछे गए हैं आज से अभी तक। और कुछ क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं लास्ट जो सेशन था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो डाइजेशन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू मैंने सोल्व करवाए थे। उसके अलावा जो पीवाईक्यू बचते हैं वो पीवाईक्यू मैंने इसमें डाले हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और जो अदर क्वेश्चन है जैसे न्यूट्रिशन का अदर पार्ट हो गया, उनसे भी क्वेश्चन जो है वो मैंने यहां पे ऐड कर दिए हैं। सभी के अंदर वो सारे ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि जो एमसीक्यू जो होते हैं, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन, या फिर जो जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वेश्चन, उसके बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कैसे सोल्व करें। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व PYQs, how to solve PYQs and MCQs, PYQs and MCQs। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करें, साथ में जो पीवाईक्यू आए हैं एग्जाम के अंदर वो आप कैसे सोल्व करें। तो ये वाली जो चीज है ये भी एक अपने आप में एक कला है पीवाईक्यू सोल्व करना, कि कैसे पीवाईक्यू सोल्व करना है। मैं अभी थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूं कि पीवाईक्यू को कैसे सोल्व करें। तो पीवाईक्यू में सबसे पहले जो भी पीवाईक्यू या एमसीक्यूज है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें कि उस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। तो आपको कॉन्शियस रहना है कि पूछा क्या गया है। आपको एक बार ये पता चल गया पूछा क्या गया है, जो भी आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं कि एग्जाम में आपने कैसे सोल्व करना है, मैं ये बात कर रहा हूं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने पीवाईक्यू कैसे सोल्व करना है। तो आपने पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है, द बेस्ट वे टू सोल्व पीवाईक्यूज, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कॉन्सियसनेस के साथ आप ये पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और उसके बाद
उसके बाद आप, ये आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने तैयारी करनी है पीवाईक्यू की। तो आपने जो भी जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ही मान लो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, जैसे मान लो ये है, ये हो गया। तो आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ये पेप्सिन है, पेप्सिन आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की। पेप्सिन जो है वो कहां से सीक्रेट होता है? पेप्सिन सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है पेप्सिन, और इसको सीक्रेट कौन करता है? इसको सीक्रेट करता है स्टमक। इसको सीक्रेट कौन करता है? स्टमक सीक्रेट करता है। दूसरा अमीनो पेप्टाइडेज, आई थिंक ये आपने जैसे अगर आपकी नॉर्मल बुक्स हैं उसमें नहीं देखा होगा। अगर बात करें एनसीईआरटीज की बुक से, वहां से आपने नहीं देखा होगा। अगर आप हायर बुक में जाते हैं तो वहां पे क्या है, अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो इंटेस्टाइन, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, ये उनका पार्ट है। तो अमीनो पेप्टाइडेज क्या है? दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनल एंजाइम, ये उसका पार्ट है, मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। और अगर इन तीनों की बात करें, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों के तीनों जो हैं ऑल आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ये भी चीज हमें पता चल गई कि ये तीनों की तीनों है। पहली बात तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और साथ में इसके साथ दूसरी बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें देखना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे के सारे, ये जो तीनों, जो ये तीन एग्जाम्पल दिख रहे हैं हमें, तीन नीचे वाले ऑप्शन है हमारे पास, ये वाले, ये सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाज से। ये पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि पीवाईक्यू कैसे सोल्व करने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है। चलो क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज? पेनक्रियाज से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? ये है हमारे पास क्वेश्चन, और हमने यहां क्या कर दिया, यहां उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दिया। सारे के सारे जो भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं सबका हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब डिस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलेगा, एक तो हमारी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, यहां पे हमारी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी कि हमने जो पीछे का पढ़ा है वो हमें कितना याद है। साथ में एक ये भी मान के चलो कि ये आपका एक एक्स्ट्रा रिवीजन का पार्ट है। ये पूरे का पूरा चैप्टर का एक साथ रिवीजन का पार्ट है। आपको पूरा याद आ जाएगा पीछे का कि पूरे चैप्टर में हुआ क्या था। तो ये अगर आप लिखते चलोगे, ये सारे के सारे आप लिखते चलोगे, तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। ये लिखते चलो, और लास्ट टाइम पे इन सब को एक बार आपने रीड कर देना है। अगर आप उसको रीड करोगे तो आप ये मान के चलो कि पूरे का पूरा, जैसे अगर आपने 10-15 भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर से, ये सारे लिख लिख के जो भी आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिख के सोल्व कर लिए, तो ये मान के चलो डेफिनेटली आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन हमने देख लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? अब हमने डिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, आंसर क्या है इसका? आंसर हमने देख लिया कि ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कीमोट्रिप्सिन, ये जो तीन एंजाइम्स हैं ये पेनक्रियाज से आते हैं। तो क्या ऑप्शन में आरएसटी है? क्या ऑप्शन में आरएसटी है? देखो है क्या कहीं?
तो here is the RST and this one is the correct answer. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया सी, RST, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइडेज की एक मैं बात करूं, अगर इसमें ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में क्यू होता, अगर ऑप्शन में क्यू होता, यहां दिया गया होता, तो हमें क्यू भी ऐड करना पड़ता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक्स हैं, आज की बुक्स नहीं, आज से मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? पेनक्रियाज के सिक्रीशंस में। लेकिन अदर जो स्टडीज हम देखते हैं, अगर और स्टडीज हम देखते हैं या कोई दूसरे रेफरेंस लेके चलते हैं, तो अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो कहां से सीक्रेट होता है? वो सीक्रेट होता है मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो बेस्ट आंसर इसका यही है, RST। अमीनो पेप्टाइडेज जो है वो मैक्सिमम जो डेटा है उसमें दिया गया है कि इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो हम अमीनो पेप्टाइडेज को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे यहां से। और पेप्सिन जो है वो हमें पता है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक जूस का ये सिक्रीशन है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू जो हैं वो सोल्व करने हैं, साथ में पीवाईक्यू जो हैं वो सोल्व करने हैं। किस टाइम? ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और जब आप ये प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपके लिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और तो आपको इस तरह से पीवाईक्यू सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन है कि मैच द विटामिन इन ग्रुप 1 विद देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लिस्टेड इन ग्रुप 2। बहुत सारे तरीके होते हैं एमसीक्यू सोल्व करने के। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ अलग अलग तरह के मेथड्स निकल के आएंगे एमसीक्यू सोल्व करने के। एक मेथड वहां हो गया, एक मेथड इसमें भी अलग ही मेथड लगा देंगे हम। देखो इसमें क्या करते हैं कि मैच विटामिन इन ग्रुप 1 विद देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विद देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अगर यहां आपको एक का भी आंसर पता है तो आप करेक्ट आंसर लगा ले जाओगे, तो आप करेक्ट आंसर लगा ले जाओगे। थायमिन को बोला जाता है विटामिन B1, थायमिन को बोला जाता है विटामिन B1, और विटामिन B1 की कमी से जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज बेरी बेरी। तो विटामिन बी से कंडीशन अराइज क्या होती है? बेरी बेरी। तो अगर किसी ऑप्शन में पी का आंसर फोर्थ दिया गया है, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि हम दूसरे ऑप्शन पे तब जाते जब यहां पे भी अगर यहां पे दिया होता कि P4 Q2 R1 और S3, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो थे वो सिमिलर जैसे हो जाते, क्योंकि P यहां पे भी 4 दिया गया है और P यहां पे भी 4 दिया गया है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। तो लेकिन यहां क्या है? यहां P जो है वो क्या दिया गया है? P का आंसर क्या है? बेरी बेरी। P का आंसर क्या है? बेरी बेरी। तो ये वाला एक ही सही होते ही बाकी सारे के सारे इसमें सही हैं, बाकी सारे के सारे सही हैं इसके अंदर, और ये जो है यही सही आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर फंक्शन। कौन कौन से ऑर्गन जो है उनको करेक्टली पेयर किया गया है उनके फंक्शंस के साथ। तो ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखो क्या है कि प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन, तो क्या प्रोटीन का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें डिस्क्रिप्शन कैसे देना है ड्यूरिंग, जब हम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे होते हैं तब डिस्क्रिप्शन कैसे देना होता है वो देखते हैं। कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पे कोई किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन एट ऑल, नो डाइजेशन एट ऑल, कोई डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। केवल और केवल एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर का। तो और क्या लिख देंगे हम? ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन, ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो चुका होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट तक खत्म हो जाता है? डोडेनम के अंदर जो है वो इसका डाइजेशन जो है वो खत्म हो चुका होता है। ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी में इसने दिया है कि स्टार्च डाइजेशन। ओरल कैविटी जो है उसमें स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास होता है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर अल्फा अमाइलेज होता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। और ओरल कैविटी से ही क्या होता है? यहीं से ही जो स्टार्च का जो डाइजेशन है, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट डाइजेशन, स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है क्योंकि ओरल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है और वहीं से ही स्टार्च का इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पेनक्रियाज जो है क्या वो बाइल का प्रोडक्शन करता है? क्या पेनक्रियाज बाइल का प्रोडक्शन करता है? नहीं। तो बाइल का प्रोडक्शन कहां से होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। बाइल इज कंसिस्टेंटली, बाइल इज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो बाइल जो है वो लीवर से कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर लिया जाता है। लीवर कंटिन्यू उसको बाइल को प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब बात करते हैं किसकी? कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या फैट का डाइजेशन होता है? और फैट के डाइजेशन में जो नेसेसरी चीजें होती है वो जरूरी होता है क्या? बाइल। बाइल जो है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। उसकी वजह से लाइपेज एंजाइम उसके ऊपर काम करेगा। लाइपेज एंजाइम जो है वो उसको डाइजेस्ट करवा देगा, उसको ब्रेक करवा देगा। और वो एंजाइम जो है लाइपेज एंजाइम वो कहां से आता है? वो आता है लाइपेज एंजाइम पैनक्रिएटिक सिक्रीशन के अंदर या पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। तो यहां क्या होता है? हमारे पास क्या है? इसने बोला लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन। क्या ये ट्रू है? देखो ट्रू है कि नहीं है। हमारे पास
हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हमारे पास क्या है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये डक्ट कहां होता है, ये डक्ट हमारे पास हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो होता है वो होता है कहां, इस रीजन के अंदर। जो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट होता है वो हमारे पास किस रीजन में होता है, ये जो यू शेप का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन शुरू होता है वहां पे अपना हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट होता है, जो कैरी करता है पैनक्रिएटिक एंजाइम को प्लस में बाइल को, जो पैनक्रिएटिक एंजाइम प्लस बाइल को, दोनों को पैनक्रिएटिक एंजाइम। तो पैनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज हो रहा है कहां, डुओडेनम के अंदर, ये रिलीज हो रहा है डुओडेनम। और डुओडेनम जो है वो क्या है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, पार्ट है डोडेनम। और इसने क्या बोला कि फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, यस, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन से पार्ट में, डुओडेनम पार्ट में। तो इसका जो आंसर है, एक तो हो गया ये आंसर कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन होता है, दिस वन इज द आंसर, एंड अनदर इज दिस वन इज द आंसर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बी एंड डी, दोनों आंसर है इसके। तो ऐसे जो है आपने लिख लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि एक आपका अच्छा सा रिवीजन अच्छे से हो पाए, आपको याद रहे कि आपने लेक्चर में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम लोग देखते चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने का देखो एक तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूं। विटामिन B5, विटामिन B6, तो हमें यह पता है कि विटामिन B6 को क्या बोला जाता है, विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 को बोला जाता है क्या, पायरिडोक्सिन। तरीके बता रहा हूं अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने के, कि आपने क्वेश्चन कैसे भी कैसे सोल्व कर देना है। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडोक्सिन, विटामिन B5 को पेंटेथोनिक एसिड। तो हमें जो भी पता है उसको मिलान कर देना है। हमें B6 का मतलब पायरिडोक्सल फोस्फेट, क्योंकि मिलता जुलता नाम है। और B2, विटामिन B2, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन। और B1 से मिलता जुलता क्या है, थायमीन पायरोफोस्फेट, उससे मिलता जुलता नाम क्या है, थायमीन पायरोफोस्फेट। तो आप एक ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके अंदर पी का आंसर जो है कोड पी के अंदर 4 दिया गया हो। ठीक है, कोड पी के अंदर 4 किस किस में दिया गया है, एक तो ए में दिया गया है और एक टी में दिया गया है, और दूसरा एस के अंदर 3 दिया गया हो, एस के अंदर 3 दिया गया हो। तो ये जो डी आंसर है यही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। और बाय चांस इफ इन केस आपने फंक्शंस ऑफ विटामिन्स नहीं पढ़ा, अगर बाय चांस आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा या आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी पता है तो, अगर आप चीजों को कोरिलेट कर जा रहे हो तो आप आंसर कर जाओगे। तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, तरीके अलग अलग, सब सब तरीके अलग अलग। ये देखो, बेरी बेरी विटामिन B1, सकरवी विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी,
नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। मैं ये जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं ये ऐसे सोल्व कर रहा हूं जैसे आप लोग ही सोल्व कर रहे हो, आप लोगों के बीच में से ही मैं हूं, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है, जैसा आपने पढ़ा है मान के चलो वैसा ही मैंने पढ़ा है। तो बेरी बेरी को बोलते विटामिन बी 1, सकरवी विटामिन सी, ठीक है। हमें ये तो पता है विटामिन सी की कमी से सकरवी होता है, बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमें सकरवी का पता है और विटामिन सी सबसे आसान होता है क्योंकि हम उसको एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। तो मैच करने में सबसे पहले ये देखो कि क्या कहीं कोड क्यू के साथ एस्कोर्बिक एसिड मैच हो रहा है। क्यू से जो मैच हो रहा है दैट इज 1 एस्कोर्बिक एसिड, मतलब ये, मतलब क्या, मतलब कि ये हो गया मैच एस्कोर्बिक एसिड। तो यहां हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि इफ बाई चांस अगर क्यू के ऑप्शन में अगर ये कोड 1 ही दिया हुआ है, इसके अलावा कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन उठा के लगा दो, तो वही ऑप्शन उठा के लगा दो। अगर क्यू के ऑप्शन में, क्यू के साथ में कोई और ऑप्शन दिया गया हो, या फिर क्यू के साथ में जो है मान के चलो कि दो ऑप्शन में क्यू की वैल्यू जो है या क्यू का जो कोड है वो 1 ही दिया गया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ऑप्शंस उठाने पड़ेंगे और इसमें से एक और के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन इस आंसर में क्या है, इस आंसर में केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्यू कोड के साथ 1 दिया गया है, केवल ये एक ही है। अगर हम बात करते किसी दूसरे ऑप्शन में भी क्यू के साथ 1 दिया गया होता, बाकी के सब इंटरचेंज होते, तब हमें एक बार सोचने की जरूरत पड़ने वाली थी यहां पे। तो हम इसको उठा के लगा देंगे सी आंसर। तो ये जो है ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। और आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो चलो क्रॉस चेक करवा लेते हैं। बेरी बेरी विटामिन बी 1 थायामीन, यार ठीक है, बी 1 का मतलब थायामीन, तो पी के अंदर कौन आएगा, पी के अंदर आएगा 3, पी का कोड क्या आएगा 3। तो ये पी का कोड यहां पे क्या दिख रहा है, पी का कोड यहां दिख रहा है 3। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, और विटामिन ए को क्या बोला जाता है, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनोल। तो एस का जो कोड है वो क्या है 2, एस का कोड देखो क्या है 2। अब बच गया कौन, बच गया आर, आर में कौन है फोलिक एसिड, आर में क्या है फोलिक एसिड, विटामिन बी 9, विटामिन बी 9। तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे जो बड़ा खेल होता है एग्जाम के अंदर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आप क्वेश्चंस के साथ कैसे खेल रहे हो, दैट मैटर्स ए लॉट। सबसे ज्यादा वो मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस के साथ कैसे खेल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। हाँ ये आया, मैच द एंजाइम्स इन ग्रुप 1 विद कोरस्पोंडिंग सबस्ट्रेट इन ग्रुप 2। सिंपल सी बात है, ग्रुप ए की मैचिंग ग्रुप 2 से करनी है। अमाइलेज, अमाइलेज कहां कहां आपने सुना हुआ है, अमाइलेज के बारे में, अमाइलेज के बारे में आपने सुना हुआ है कहां कहां, अमाइलेज के बारे में आपने सुना है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा पैनक्रिएटिक, सलाइवरी और पैनक्रिएटिक अमाइलेज। तो ये हमारे पास आ गया अमाइलेज, जिसको हमने सुना था कि अमाइलेज, थोड़ा बहुत हमने ये सुना था। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो है वो स्टार्च के ऊपर काम करता है, ये क्या करता है स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है ये।
इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, अमाइलेज के बारे में। देखो हमें एक ऑप्शन का आंसर पता है, तो क्या हम उससे बाकी पूरे का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? तो P के अंदर क्या लिख दो, P का जो कोड है दैट इज 4। P का कोड क्या आ गया, P का कोड आ गया 4। तो कोई ऐसा है जिसमें P का कोड 4 है? यस, ये दो जो हैं इसमें P इज इक्वल टू 4 है और इसमें भी P इज इक्वल टू 4 है। अब क्वेश्चन ये निकलता है, अब हमारे लिए जो है वो संकट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हमें दो का आंसर कम से कम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमें दो का आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो अमाइलेज का तो हमने जो है वो करवा दिया, किसके साथ, अमाइलेज का जो कनेक्शन है वो हमने करवा दिया स्टार्च के साथ। और बिल्कुल ठीक बात है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करवाता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। वो किसके अंदर करता है, अगर आपको याद हो तो स्टार्च को तोड़ता है वो किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। स्टार्च को तोड़ता है कौन, ये माल्टोज के अंदर। और हम बात कर रहे हैं किसकी, सलाइवरी अमाइलेज की। हम बात कर रहे हैं किसकी, सलाइवरी अमाइलेज की। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, कि अमाइलेज जो है वो स्टार्च से उसका कुछ लेना देना है। दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन का जिक्र आया है यहां पे, तो पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन आपने सबसे पहले कहां पढ़ा था बेटा, एक बार याद करके बताओ मुझे, पेप्सिन आपने सबसे पहले कहां पढ़ा था? तो पेप्सिन जो सबसे पहले पढ़ा गया था, जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, वो स्टमक में पढ़ा था पेप्सिन। और वो क्या था, वो पेप्सिनोजन था। स्टमक में जो प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, वो था पेप्सिनोजन। पेप्सिन के बारे में लिखें तो पेप्सिन का कोई वजूद नहीं था, पेप्सिन का कोई वजूद नहीं था। पेप्सिन क्या था पहले, वो था पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, एक जाइमोगन है, और ये एक्टिवेट हो रहा था किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ये पेप्सिनोजन जो था वो एक्टिव फॉर्म में आ जा रहा था, वो एक्टिव होके क्या बना रहा था, पेप्सिन। वो क्या बना रहा था, पेप्सिन। और पेप्सिन जो है वो क्या है, दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। पेप्सिन जो है वो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में वो हेल्प करता है। तो क्या इसके कोड के अंदर ग्रुप 2 का जो कॉलम दिख रहा है मैच करने के लिए, उसमें प्रोटीन से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या, या प्रोटीन दिख रहा हो? यस, पेप्सिन जो है ये दिया हुआ है और प्रोटीन भी दिया हुआ है, तो ये कर दो इनका मैच, ये इनका मैच कर दो कि पेप्सिन जो है उसका कोड क्या है, Q, और इसका आंसर क्या है, ये किसके साथ करेक्ट मैच हो रहा है, वो 1 के साथ करेक्टली मैच हो रहा है। Q जो है वो 1 के साथ करेक्टली मैच हो रहा है। तो हम अब ऑप्शन में ये देखेंगे कि Q के साथ 1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। यहां आ जाओ, यहां Q के साथ 1 दिया गया है और P के साथ जो है वो 4 दिया गया है। Q के साथ 1 दिया गया है और P के साथ 4 दिया गया है, लेकिन यहां क्या था, P के साथ 4 और Q के साथ 2। तो 2 तो गलत हो जाता है क्योंकि पेप्सिन जो है उसका फैट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो जो है वो गलत हो जाता है भैया। और ये जो आंसर है इसका बी इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, सिर्फ पहली लिस्ट के 2 कैंडिडेट्स देखे और दूसरी लिस्ट के में से हमने 2 आंसर चूज किए। जो पहले 2 कैंडिडेट्स थे उनके करेक्ट मैच देखे, वहीं से ही आंसर हमारा सोल्व हो जाता है।
पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती है हर जगह, बस थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने अपना थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन के टाइम ही आपने क्या करना है, वो सब चीजों का डेवलपमेंट करना है अच्छे से, कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। देखो नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। आइए, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल साल्ट्स इन मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बाइल सॉल्ट्स का क्या रोल होता है। तो बाइल के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। मैं क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर रहा हूं जैसे आप लोग सोल्व कर रहे हो। तो हमें एक बात पता है कि बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, या हम लिख सकते हैं बाइल इमल्सिफाई द फैट। बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है, ये चीज हमें पता है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये देख लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसने बोला बाइल सोल्ट, क्या बोला बेटा, इसने बाइल सोल्ट बोला है, ना कि बाइल। बाइल सोल्ट कहां पे होता है फिर, बाइल सोल्ट भी तो बाइल में ही होता है। बाइल साल्ट जो है दैट इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ बाइल। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रोल, दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ बाइल। तो यहां क्वेश्चन ये है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करें तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह कर देंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन द मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल का क्या रोल है। एक फैक्टर और था हमारे पास कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होता है। बाइल हैव नो एंजाइम्स, बाइल के पास कोई एंजाइम ही नहीं होता है। बाइल का काम सिर्फ ये है कि फैट को इमल्सिफाई करता है वो, और फैट को तैयार करता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि उसका डाइजेशन आसानी से हो सके। ये हो गया इसका फंक्शन बाइल का। तो हमें एक दो बातें तो पता चल गई थोड़ी सी कि बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है। तो ऑप्शंस में क्या दिए हैं कि बाइल सोल्ट्स कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। क्या ये टर्म ठीक है, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, क्या ये टर्म ठीक है। नो, दिस टर्म इज नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है ये वाले टर्म। क्यों, क्योंकि पेप्सिनोजन वाली जो कार्यवाही होती है वो कहां होती है, ये एक गैस्ट्रिक सीक्रीशन होता है। ये एक क्या होता है, गैस्ट्रिक सीक्रीशन। ये क्या होता है, ये गैस्ट्रिक सीक्रीशन होता है। और गैस्ट्रिक सीक्रीशन होता है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम रहता है इसमें। और पेप्सिनोजन जो है उसको एक्टिव कौन करता है, HCl। जब पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट होके पेप्सिन एंजाइम बन जाता है, और वो क्या करता है, वो फैट का डाइजेशन करता है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि पेप्सिनोजन जो है वो कहां से आता है, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का पार्ट होता है। उसके अलावा HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपना है, वो उसको एक्टिवेट करता है। इसका मतलब आप समझे कुछ, इसका मतलब क्या आप कुछ समझे, समझो कि बाइल साल्ट कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन एंड दस फैसिलिटेट प्रोटीन डाइजेशन। ये बोलता है भैया प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है ये, कौन, बाइल। कभी नहीं करता है। इसने ट्रिकी सा इसको ऑप्शन को बनाया कि बाइल साल्ट कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन।
कि पहले तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और वो पेप्सिन जो है फैट का, इसका प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सरासर झूठ है, ये गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आप देखते ही समझ जाओगे इसको। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि आपको जब एमसीक्यू सोल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखना है। मैंने बताया ना कि पीवाईक्यू जब पास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पीवाईक्यू के साथ मैंने बोला जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस का हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, सब लोग तो नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा ये चीज करना। इसने क्या बोला कि बाइल साल्ट इमल्सिफाई फैट, तो बाइल साल्ट इसने बोला कि इट इमल्सिफाई द फैट। क्या ये बात ठीक है? मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, आपके हिसाब से बताओ। चलो आपके हिसाब से भी मैं ही कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि आपके बिहाफ पे ही मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं और मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मैं भी आप में से ही एक स्टूडेंट हूं जिसको थोड़ा बहुत जो है वो पूरा सब कुछ तो नहीं आता है, लेकिन एक ट्राई कर रहे हैं, एक अच्छी ट्राई कर रहे हैं, एक तो प्रिपरेशन करने की और साथ में क्वेश्चन सोल्व करने की। एंड दस एड इन फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन में जो है ये हेल्प करता है कौन? बाइल। बिल्कुल ठीक है, ये हमें देखते ही पता चल जाएगा। एक तो इमल्सिफिकेशन और दूसरा फैट। फैट और इमल्सिफिकेशन देखते ही बाइल की याद आ जाती है और हम बोलेंगे कि ये वाला जो काम है ये बिल्कुल ठीक करता है बाइल। यस, ये करता है। सी में क्या है? बाइल सोल्ट्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। वो बोलता है कि डाइजेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन? बाइल साल्ट्स। चलो एक टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं, डी के ऊपर आ जाओ। बाइल साल्ट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्रोमोलिक्यूल्स तो प्रोटीन भी होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और ये ऑप्शन में बोल रहा है कि वो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सरासर गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है ये ऑप्शन। और ऊपर वाला ऑप्शन पे आ जाओ कि बॉइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। इसमें एक दो चीजें ठीक है कि वो प्रोड्यूस्ड बाय तो किसके है? लीवर के है। बिल्कुल ठीक है, बाइल सॉल्ट्स जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता है। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं किसमें? डाइजेशन में। तो ये बात भी ठीक है कि डाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या ये बात ठीक है? डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यस, bile salts, these are the excretory products produced by the liver। आप बताओ क्या ये बात ठीक है कि bile salts are the excretory products produced by the liver? सोचो सोचो सोचो। bile salts को सोचने से पहले एक बार bile pigments भी सोच लो कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही होते हैं आरबीसी के, और बाइल सोल्ट्स जो है वो भी एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं लीवर के। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। दे एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में थोड़ी सी हेल्प करते हैं, वो भी फैट की, इमल्सिफाई करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसके ऑप्शन में ये भी ठीक है, इसके ऑप्शन में ये भी ठीक है। द आंसर इज बी एंड सी। आंसर इज बी एंड सी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड। भैया जो भी अभी हमने क्वेश्चन देखे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थे, अभी आगे और भी आ सकते हैं, क्या पता बीच में आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के। और ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास सर्कुलेशन का। ठीक है, ये क्या आ रहा है? ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है सर्कुलेशन का। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्शन पोटेंशियल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट
इज जनरेटेड बाय, बताओ भैया कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी रिदमिक, उसको कौन मेंटेन करता है? जो हार्ट का पेस मेकर होगा वही मेंटेन करेगा। और पेस मेकर कौन होता है? एस ए नोड। और एस ए नोड को क्या बोला जाता है? साइनो एट्रियल नोड या साइनो यूरिकुलर नोड भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो ये बात चल रही है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से कुछ कनेक्शन हो जाते हैं। ये होता है एस ए नोड, ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां से दो ब्रांचेज निकलती हैं, उसके बाद यहां से बंडल ऑफ ये हिस हो गए, और यहां से पुरकिंजे फाइबर यहां से अराइज हो जाते हैं, अगर आपको डायग्राम पिछला याद हो तो यहां इसका आंसर तो आप देख के ही लगा लोगे। एक ऐसे नोड है हार्ट के अंदर, जो भी लेना देना है वो एस ए नोड से रिलेटेड ही है। जो भी जनरेट हो रहा है पल्स, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसमें एस ए नोड का ही हाथ होता है। सेकंड पे आ जाओ तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन होता है यहां पे। कहां पे? ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, डजंट अकर ऑन ब्लैक बोर्ड, बट कहां होता है फर्टिलाइजेशन? देखो भैया कहां होता है। ये एक सुंदर सामने डायग्राम बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये हमने सुंदर सी क्या बनाई? फिम्ब्रियाई बनाई। देखो ये बना दी। और यहां भी हम सुंदर सी क्या बनाएंगे? फिम्ब्रियाई बनाएंगे, ताकि आपको पता रहे। आपको ये मत बोल देना कि फिम्ब्रियाई क्या होते हैं, ये मत बोलना कि फिम्ब्रियाई क्या होते हैं, क्योंकि फिम्ब्रियाई आप कितने बार पढ़ चुके हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फिम्ब्रियाई बोलते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं इसके फैलोपियन ट्यूब के। दीज आर द फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई, दिस इज द इस्थमस, दिस इज द इस्थमस। और ये क्या है? ये इसको कंसिडर कर लो एम्पुला, इस्थमस और एम्पुला। तो फर्टिलाइजेशन लगभग इस जगह पे हो रहा था। और ये रीजन जो है अपने डायग्राम के हिसाब से तो भैया ये रीजन जो है वो एम्पुला रीजन है, यहाँ डाइजेशन होता है। तो क्या हाँ यहाँ पे एम्पुला की कुछ बात करी है इन्होंने? फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स एंड ओवम टेक्स प्लेस इन, कहां पे होता है? इसने आंसर में लिखा ओवरी। क्या ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है? ओवरी में कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? ओवरी से तो आएगा रिलीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है, उसके बाद होगा वो। दूसरा इसने बोला यूरिन, यूरिन कैविटी, यूरिन कैविटी, यूरिन कैविटी का मतलब समझ रहे हो? यूरेथ्रा की बात करने लग गए ये। तो यूरेथ्रा के अंदर भी नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गया ये यहां पे। इसके बाद इसने बोला फिम्ब्रियाई इनफंडिबुलम, फिम्ब्रियाई इनफंडिबुलम, फिम्ब्रियाई की बात कर रहा है यहाँ ये, बोल रहा है कि ऐसा कुछ फिम्ब्रियाई है उसका इनफंडिबुलम है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या बोला? इस्थमस का जिक्र आया यहाँ पे, यहाँ इस्थमस का जिक्र आया, कुछ कुछ याद आया? यहाँ इस्थमस का जिक्र आया, कुछ याद आया कि जो फर्टिलाइजेशन था वो कहाँ हुआ? एम्पुला। और इसने बोला कि इस्थेमस एम्पुला के जंक्शन पे। भैया ये इस्थेमस अगर इसको कंसिडर कर रहे हो, इसको एम्पुला कंसिडर कर रहे हो, चलो यहां से एम्पुला कंसिडर कर लो। तो अल्टीमेटली ये है कि इस्थेमस एम्पुला जंक्शन के ऊपर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इस्थेमस एम्पुला जंक्शन पे। कुछ बुक्स के अंदर एम्पुला भी लिखा है, लेकिन अगर इस्थेमस एम्पुला जंक्शन आए तो हमें आंसर में इस्थमस एम्पुला जंक्शन ही लिखना है। अगर ये आता कि एम्पुला रीजन और इस्थमस रीजन अगर वो अलग अलग लिखता तो हमें लिखना पड़ता था एम्पुला रीजन। कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। आपको इसके लिए तो मुझे लगता है 11th क्लास की भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 9th 10th पढ़ के भी निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है।
और ये आए हुए हैं, मैंने ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेके डाला हुआ है, ये क्वेश्चन आए हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, द स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी किट यूज्ड टू डिटेक्ट वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन यूरिन इज बेस्ड ऑन, अरे बहुत बड़ा मैंने बोल दिया इसको। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जो HCG होता है ना, वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको डिटेक्ट कौन करता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है मार्केट के अंदर आती है कुछ पर्टिकुलर नाम से, प्रेगा न्यूज हो गया, कुछ और दो चार हो गए, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्या होती है, इसमें इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर ये एक इस तरह से रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ कुछ पिंक पिंक से बैंड होते हैं इस तरह के, यहाँ कुछ पिंक पिंक कलर के से बैंड होते हैं इस प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर, स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी किट के ऊपर, या इसको प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बैंड्स। तो इसने बोला कि जो ये बैंड, ये जो किट होती है जो HCG को डिटेक्ट करती है, और HCG कहां पे है, HCG आया यूरिन में, प्रेग्नेंट वुमेन्स के यूरिन में। और वो कैसे आया, देखो कैसे आता है वो, मान के चलो हमने क्या बोला था, वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वो रिलीज करवाता है प्लासेंटा से, वो आता है। और प्लासेंटा कब बनता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लासेंटा बनता है, और प्लासेंटा जब बनता है तो वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है। और वो हार्मोन जो है वो किस में आता है, वो हार्मोन आता है यूरिन के अंदर। वो हार्मोन जो है वो फीमेल, जो फीमेल है जिसने कंसीव किया है, वो उसके यूरिन में आना शुरू कर देता है। और जब वो यूरिन में ये आता है तो हम इसको इस स्ट्रिप से चेक करते हैं, इसमें यूरिन की कुछ ड्रॉप डाली जाती है, और ये जो आपको बेंडिंग दिख रही है, इनमें कुछ कलर अपीयर होता है, इसमें कुछ कलर अपीयर होता है, और उस पे लिखा रहता है, उस पे मतलब यूज करने का तरीका लिखा होता है, कैसे यूज करना है, और रिजल्ट्स कैसे आएंगे, या अगर ये बैंड 1 आया तो उसका आंसर क्या है, अगर ये बैंड 2 आया तो ये उसका मतलब क्या है, उस चीज का क्या मतलब है। भैया बहुत हो गया इस स्ट्रिप के बारे में, अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या बोला कि जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पीसीआर, कि पीसीआर से डिटेक्ट होता है, नहीं वो तो स्ट्रिप की बात कर रहा है, पीसीआर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पीसीआर जो हुआ था वो हुआ था कोविड के अंदर, कोविड को डिटेक्ट किया जा रहा था, वो इनिशियली तो इसी से डिटेक्ट किया जा रहा था, बाद में कोविड की भी किट आ गई थी इस तरह की, और उस किट को बोला गया था एंटीजन किट। उस किट को क्या बोला गया था, एंटीजन किट, समझ रहे हो, एंटीजन किट। कोरोना उसके लिए एंटीजन है, और उस किट के अंदर एंटीबॉडी लगा दी गई है, पहले से ही एंटीबॉडी कोट कर दी गई है, उसमें एंटीबॉडी कोट कर दी उसके अंदर। इसका मतलब एंटीजन कौन है, एंटीजन उस केस में कोरोना है, और इस केस में एंटीजन कौन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, जो प्लासेंटा से आया। ऑब्वियस सी बात है, एक तो एंटीजन के बारे में बात हो रही है, और एक हो रही है एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी जो है वो पहले से लगा दी गई है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के अगेंस्ट, HCG के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी लगा दी गई है। अगर इसमें ह्यूमन ये HCG हार्मोन आया तो एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडी उसको बाइंड कर लेंगे इस तरह से। भैया आपने वाई आर्म तो देखी होगी ना ऐसे एंटीबॉडी की, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि 4 चेन, 4 चेन होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, 2 हैवी होती है, 2 लाइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां होता है, यहां होता है। HCG आया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन आया, वो बाइंड हो गया यहां पे आके, और जैसे ही वो बाइंड होगा ये शो करती है कलर, ये क्या हो गया एंटीजन, और ये क्या है अपनी एंटीबॉडी। तो जब दोनों की बाइंडिंग हुई तो वहां से आया कलर, और ये कलर जो है वही इसी बैंड में दिखता है, ये बैंड जैसे इस तरह से कलर आ गया। निष्कर्ष क्या निकला इतनी देर के डिस्कशन का,
कि एंटीबॉडी एंटीजन ढूंढो भाई कहीं, कि एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? यस। अब ये एक और देखो, बायोटीन स्ट्रेप्टिविडीन इंट्रैक्शन, बायोटीन स्ट्रेप्टिविडीन इंट्रैक्शन। स्ट्रेप्टिविडीन के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि जो स्ट्रेप्टिविडीन है, जो स्ट्रेप्टाविडीन है वो प्लस हॉर्स रेडिस परऑक्साइड, एक और भी इसमें क्या होता है एंजाइम, ये और ये दोनों मिलके ये यूज होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे में ये यूज होते हैं। तो ये इसमें यहां यूज नहीं हो रहे क्योंकि ये सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। एलाइजा एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग प्रोसेस है। एंटीबॉडी, एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया, ये एक अलग प्रोसेस। निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के जैसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। आंसर क्या आ गया? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों वाले। देखो और क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड किसमें होता है? डायग्राम जल्दी से बनाओ। देखो, लेफ्ट यूरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट यूरिकल और राइट वेंट्रिकल। जो राइट है वही रॉन्ग है, जो राइट है वही रॉन्ग है। इसका मतलब जो राइट है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। राइट जो है उससे क्या होता है? उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो राइट यूरिकल से क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी से, ठीक है, बॉडी से क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये इसमें चला गया राइट यूरिकल के अंदर, और राइट यूरिकल से ये ब्लड जो है वो चला गया बाद में फिल्टर होने के लिए। ये चला गया कहां? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स तक, ठीक है, वो लंग्स तक जाएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। जो भी आपको याद है सब लिख दो, क्योंकि आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो। मैंने बोला ऑप्शंस के आप डिस्क्रिप्शन लिखो, भर भर के लिखो जो भी आपको आता है। पल्मोनरी आर्टरी केवल ऐसी आर्टरी है, एक सिंगल ऐसी आर्टरी है जो कैरी क्या करती है? जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है वो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी वेन वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहां पे पल्मोनरी वाले केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। पल्मोनरी वाले केस में वेन तो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या राइट वेंट्रिकल में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, राइट वेंट्रिकल तो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है भाई। और ओल्टा, ओल्टा जो है एक आर्टरी है, बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है ओल्टा। तो क्या ये ओल्टा, यस आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी? बिल्कुल लेके जाएगी, ले जाओ, अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन केवल ऐसी वेन, pulmonary vein, the only vein which carry, the only vein which carry oxygenated, oxygenated blood, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, केवल और केवल ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कौन कैरी करता है। देखो कहीं पे 2 और 3 दिख रहा है, यस, यहां है 2 और 3, जहां भी एक आ जाए सब गलत है। एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और भी तरीका है कि ये देख लो कि राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या इस चीज को फॉलो करता है? क्या ऐसा होता है जो इसमें दिया गया है? नहीं, राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हम इसको भी देख के कर सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल जो है वो जो इस बारे में गलत चीज है, और जिस ऑप्शन में ये होगी वो ऑप्शन गलत ही होगा। अब ये देखो क्वेश्चन, द सर्कुलेटरी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन
इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम, क्वेश्चन समझ रहे हो, कि जो ब्लड सर्कुलेशन में एस्ट्रोजन घूमता है फीमेल्स के अंदर वो आता कहां से है, क्वेश्चन ये है। तो चलो एक एक रेंडमली हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक रेंडमली इसकी बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, पिट्यूटरी के अंदर, आपने पिट्यूटरी के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, और वो क्या थी कि पिट्यूटरी के अंदर 5 तरह की सेल्स होती है और 7 तरह के उसके हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, गोनेडोट्रोप, सोमेटोट्रोप, थायरोट्रोप, इस तरह से, अगर आपको याद हो तो ये गोनेडोट्रोफ है, ये एक गलत चीज है, यहां से एलएच और एफएसएच आते हैं। तो गोनेडोट्रोफ जो है, गोनेडोट्रोफ यहां से क्या आते हैं, यहां से आते हैं एलएच एंड एफएसएच। इसका मतलब ये आंसर गलत है। उसने क्या बोला कि सर्कुलेटरी एस्ट्रोजन कहां से आता है, लाइडिक सेल्स जो है इनको नर्स सेल बोलते हैं, इनको नर्स सेल बोलते हैं, तो इनका सिक्रीशन करने का कोई लेना देना होता ही नहीं। एंडोमेट्रियल एपिथेलियल, एंडोमेट्रियल जहां ये वर्ड आ जाए उसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है वो। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इस तरह से ये होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और इस पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। लाइडिक सेल्स का ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सही ऑप्शन आपको दिख गया, एक ही बच गया, अब और तो है नहीं, और होते तो और लगाते। ये है इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, पीवाई क्यूज को और एमसीक्यूज को। देखो क्या क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ये बहुत सही सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। हाँ बस इतना थोड़ा सा ही है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ इवेंट्स, करंट कुछ सीक्वेंस बताओ इवेंट्स की। तो सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच की सिक्रीशन। दूसरा पे ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम भैया बहुत बाद में बनता है, जब एग रिलीज हो चुका होता है तब आता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखे। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन की रेगुलर सिक्रीशंस करता रहता है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो इनके बारे में। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि सीक्वेंस बतानी है भैया, ज्यादा नॉलेज नहीं बतानी है, सीक्वेंस बतानी है। सीक्वेंस देखो क्या है, इसमें किस बारे में चर्चा हो रही है, इसमें चर्चा हो रही है ओव्यूलेशंस के बारे में। फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कैसे होता है, पहले तो आता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद फोलिकल्स बनना स्टार्ट होंगे ओवरी के अंदर, ओवरी में फोलिकल्स बनना स्टार्ट होंगे। तो क्या इस तरह की लाइन यहां पे है, ग्रोथ ऑफ फोलिकल एंड oogenesis। तो सेकंड, पहला तो ये स्टेप वाइज हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहला तो पहला ही आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट वाला। और सेकंड पे कौन आएगा, ग्रोथ ऑफ फोलिकल एंड oogenesis, ग्रोथ ऑफ फोलिकल, फोलिकल ग्रोथ। तो फोलिकल ग्रोथ वाला जो है वो कौन सा है, वो है नंबर 3। वो कौन है, वो है नंबर 3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच, उसके बाद एलएच बढ़ता है, इंक्रीज इन एलएच, एलएच का लेवल क्या होता है, एलएच का लेवल बढ़ता है। और जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ता है क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन, क्या हो जाता है, तुरंत ओव्यूलेशन हो जाता है। और ये स्टेप की बात करें तो ये है 5th स्टेप, और फोर्थ स्टेप, सडन इंक्रीज इन एलएच 4th स्टेप। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यस ये 5th स्टेप और ये है 4th स्टेप। और फोलिकल ग्रोथ जो है वो कौन सा स्टेप है, वो 3rd स्टेप। अब कौन बच गया, 4 तो हमने लिख दिया, बच गया 5, दूसरा ये 5 जो है वो दूसरे पे आ गया, सिंपल सी बात है।
तो क्या यही सीक्वेंस आपको दिख रही है? 1 3 5 4 2, 1 1 3 5, हाँ 1 3 5, 1 3 5 4 2, ये हो गया। दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। यहां देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री में दिया हुआ कि एस्पर्टेम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। एस्पर्टेम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स में आप आ जाओ। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। तो हमें दो पता चल गया, तो क्या दो ऑप्शंस के बेसिस पे हम यहां आंसर निकाल सकते हैं? देखते हैं जरा ट्राई करके। ऑक्सीटोसिन मतलब क्यू, ऑक्सीटोसिन मतलब क्यू, और क्यू में कौन? 4। तो ये एक इकलौता ऑप्शन है जिसमें क्यू में 4 है। और क्यू में क्या है? क्यू में 4। और आर में क्या है? आर में है 1। क्यू में 4 और आर में 1, आंसर इज ए। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतने आराम से सोल्व हो जाएंगे ये आपसे। बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, सोल्व आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। ये देखो, एल्डोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन क्या है? मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड। और ये भी कैसा मिनरेलो कोर्टिकोइड है? मेन मिनरेलो कोर्टिकोइड। एल्डोस्टिरोन जो है, एल्डोस्टिरोन वो अपने पास क्या है? वो अपने पास है मेजर, वो अपने क्या पास क्या है? मेजर मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड। इसका मतलब वो मिनरल्स को कंट्रोल करेगा। मिनरेलो कोर्टिकोइड मिनरल्स को कंट्रोल करेगा। याद करो जरा, आप एक बार याद करो कि एल्डोस्टेरोन जो था वो कहां से आ रहा था और क्या कंट्रोल कर रहा था। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल किसको करेगा? सोडियम आयन को। इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी। तो क्या हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं कि ऑप्शन पी जो है उसका करेक्ट मैच है सेकंड? तो हमारे पास अब ये निकल के आता है कि पी के अंदर दो ऑप्शंस में सेकंड इसका दिया गया है कि P इज इक्वल टू सेकंड, P का करेक्ट मैच सेकंड वाला दिया गया है। और दो ऑप्शन में एक और ट्राई करके देख लो। अब एक चीज ये देखो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? LH। याद करो, जैसे ही LH बढ़ता है, जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, ओव्यूलेशन होता है। यहां पे कुछ है क्या ओव्यूलेशन से रिलेटेड? इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। और क्या है? इट कोज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की डायलेशन का काम तो किसी और का ही है। इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एपिनेफ्रिन। भैया ये आ गया फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट का हार्मोन। 3F हार्मोन आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। तो एपिनेफ्रिन। तो हमें यहां से आइडिया लग गया कि पी का जो है वो करेक्ट मैच है 2 और एस का करेक्ट मैच है 1। तो ये जो है इनमें से कौन सा जो है हमें अपने अकॉर्डिंग मिला, ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर है अपना। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज, द आंसर इज ए। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ये है। लेकिन आप कर सकते हो, आप इसमें इसके बारे में लिख सकते हो कि एपिनेफ्रिन क्या करता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर क्या करता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर, कि ये हार्ट से अराइज होता है और इसका जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है उसके बिल्कुल अपोजिट फंक्शन इसका होता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन और बचे हैं। इन ह्यूमंस
टेस्टिस टेम्परेचर इज मेंटेन बियॉन्ड कोर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ, भैया क्लास 6 का क्वेश्चन है ये, क्लास 6 का, कि टेस्टिस जो है वो सैक्रोटम के अंदर प्रोटेक्ट रहती है ताकि उनका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहे। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रह सके, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम जरूरत पड़ती है। कम जरूरत पड़ना जो है वो उसकी वो नहीं है, वो उसकी नेसेसिटी है और जरूरत उसकी आवश्यकता है। वो उससे ज्यादा होगा तो स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो। तो इसका आंसर क्या है? सैक्रोटम। क्लास 6 का क्वेश्चन है ये देखो, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द यूरिन इंडिकेट द प्रेगनेंसी। यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी तो प्रेगनेंसी इंडिकेट हो जाएगी। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था आपने कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से रिलेटेड कुछ आपने बात की थी, ये इसका आंसर है जो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, HCG 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 प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। ये देखो जैम के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन है। अब आप ये देख लो कि ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है और आपने कैसे इसको सोल्व करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस बहुत आसान है और सारे के सारे आपने क्या कर लेने हैं, सारे के सारे आपने विद डिस्क्रिप्शन लिखना है। सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन आपने देना है जब आप इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हो। मैंने इस बात को बहुत बार जोर देके बोला है कि जब आप PYQ की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखो, आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। जो भी उसके ऑप्शंस हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको उस चीज से। तो ये पार्ट हो गया, यहां से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन कवर होता है। एक पार्ट और बचता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वहां से मैं PYQ आपको सोल्व करवाऊंगा। इम्यूनोलॉजी के जितने भी PYQ हैं, एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल का है, और दूसरा अगर बाई चांस आपको ये लग रहा है कि कोई एक टॉपिक छूट गया, क्या आपको इसमें लगा कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है, ये जो आपने पार्ट अभी किया है तो हमारे करवाए हुए हमारे पढ़ाए हुए पार्ट में से आपको कुछ ऐसा लगा कि इसमें से कुछ छूटा हुआ है? अगर हमारे पास कुछ ये और हमें पढ़ा देते तो ये हो जाता, हम ये कर देते। अब इन क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे? सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चनों के लिए तो आप जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ो, और बाकी का मैंने बता दिया कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिखते जाओ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन प्रिपेयर करता है यूटेरस को उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए, ये साइकिल में हेल्प करता है ये। ठीक है, ये सारे हो गए। इम्यूनोलॉजी का मैंने बता दिया कि इसके PYQ करवाएंगे इम्यूनोलॉजी के कम से कम 25 के आसपास, और कोशिश करेंगे कि इम्यूनोलॉजी एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए, दूसरा आपका क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार हो जाए यहां से। तो एक हम इम्यूनोलॉजी का रिवीजन करेंगे, उसके बाद ये हम लोग ये सारा काम जल्दी जल्दी करके बचा हुआ जो पार्ट है जेनेटिक्स एंड कौन सा इकोलॉजी का पार्ट, 2022 के अंदर 5 क्वेश्चन आए इकोलॉजी से। 22 के अंदर इकोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए, जेनेटिक्स से भी 4-5 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से। ठीक है, आप करते रहिए, बिल्कुल आप साथ में जुड़े रहिए, करते रहिए, एग्जाम आपका डेफिनेटली निकलेगा। आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए कि एक ऑप्शन देख के भी कैसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी है कि, और बाकी और में ऑप्शंस है कैसे करते हैं कैसे नहीं कर सकते, वो सारे मैंने आपको कई सारे मेथड्स बता दिए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए MCQ की प्रैक्टिस करना। आप बेटा बिना उसके MCQ की सोल्व किए तो आपको जो है वो थोड़ा सा ना
पलड़ा जो है वो आपको डाउन हो जाएगा अगर आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे तो। एमसीक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है। अकेले पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता है। पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ ये टेस्ट कैसे होगा कि आपको, आपने पढ़ा तो उसका कितना आपको आता है और कितना आपने सीखा। इसलिए एमसीक्यू को सोल्व करना बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है, उससे आपको पता चल जाता है और एक तरह से एक वो चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाता है। एक चैप्टर से कम 20 25 30 एमसीक्यू सोल्व करो। तो मोटिवेटेड रहिए, आप जुड़े रहिए साथ में और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर फिर भी कोई आपको कुछ क्योरी वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थोड़ा ध्यान दो आप पढ़ाई पे, बिल्कुल डेडिकेटेड होके लग जाओ आप। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।